दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी हिस्टीरिया के ऊपर। हिस्टीरिया के रोग से ग्रसित स्त्री और पुरुष के लिए गांव वालों का व्यवहार कितना दोगला होता है। जहां पुरुष को यूं ही छोड़ दिया जाता है, वहां स्त्री को जो है अमानवीय और क्रूर प्रथा के तहत दाग दिया जाता है। इस चीज के ऊपर हमने सविस्तार चर्चा करी थी और वहां पर मैंने आपको 2 फिल्मों का भी उदाहरण दिया था। उसे जरूर देखिएगा इस चीज को और ज्यादा समझने के लिए। आज हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि सभी समाजों में इसी तरह का व्यवहार जो है स्त्रियों के प्रति होता है, तो अपनी सोच को लगाम दीजिए। आज के एपिसोड के जरिए बहुत सारी बातें आप जानेंगे कि किस तरीके से निचली जाति कहे जाने वाले लोग जो है अपनी स्त्रियों के साथ बर्ताव करते हैं और सवर्ण किस तरीके से अपनी स्त्रियों के ऐब को भी ढक दिया करते हैं। घर की बात घर में ही रहे, ये उनकी मंशा होती है। आज के एपिसोड में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। मैंने गांव में जो नीति शास्त्र देखा वह एकदम अलग था। महारवाड़ा के कुछ युवक धनवान किसानों के पास सालाना मजदूरी पर काम करते। ऐसे समय उनका संपर्क मराठा स्त्रियों से होता। ये स्त्रियां उनका उपभोग करती, परंतु पानी या रोटी देते समय ऊपर से देती। उन्हें वह स्त्रियां अछूत समझती। इस बात का मुझे बड़ा आश्चर्य होता। मतलब सवर्ण पुरुष को अछूत स्त्री चल जाएगी, सवर्ण स्त्री को अछूत पुरुष भी चल जाएगा, लेकिन जाति नहीं चलेगी इनमें से किसी को भी। तो यहां पर मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के कहानी संग्रह सलाम की 2 कहानियां आपके सामने रखना चाहती हूं। पहली ग्रहण और दूसरी बिरम की बहू। ये एक ही कहानी के 2 भाग हैं, जिसमें गांव के रसूखदार व्यक्ति जो चौधरी लगते हैं, उनकी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है। उनकी जो बहू की सास है वो पोते की आस में मर जाती है। बहू जानती है कि उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन पुरुष में कमी है, ये बात वो कैसे कहे। तब ग्रहण जब लगता है चांद को, तो उसमें भंगी शब्द इस्तेमाल किया गया है। भंगी बस्ती से लोग जो हैं पूरे अनाज जो है वो कलेक्ट करने निकलते हैं रईसों से। तो बड़ी बूढ़ियां और जो घर की स्त्रियां होती हैं, सिर्फ वही जो है वो अनाज का दान करती हैं उस दिन और मन्नत मांगती हैं। भंगी लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही शब्दावली का इस्तेमाल ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किया है, क्योंकि वे खुद भी वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखते थे। और किस तरीके से बिरम की बहू जो है वो रमैया को अपने कमरे में, अपनी कोठरी में बुलाती है और उससे मिन्नत चिरौरी करती है कि उसका सहयोग करे एक बेटा पैदा करने में। लेकिन जब उसको बेटा पैदा होता है तब वो कभी उसको पहचानती भी नहीं है। ऐसे मुंह फेर कर चली जाती है जैसे कोई बात ही ना हुई हो। और पूरा परिवार भी पोता पाकर बहुत खुश हो जाता है। तो ये 2 कहानियां जो हैं, एक ही कहानी 2 भागों में है, ग्रहण और बिरम की बहू। शायद इसका PDF भी आपको नेट के ऊपर अवेलेबल होगा, उसे जरूर देखिएगा। आपको ये सारी बातें समझने में आसानी होगी। न केवल पुरुष बल्कि सवर्णों की स्त्रियां भी किस तरह अछूत पुरुषों का उपयोग करती हैं अपने फायदे के लिए। उधर ठाकर लोगों का नीति शास्त्र और भी अलग था। उनकी अधिकांश बातें खुल्लम खुल्ला थीं। यदि किसी लड़की का पर पुरुष के दिन ठहर जाता, तब ठाकर लोगों को मालूम होने पर वे लड़की को पंचों में बुलाते। उस समय का एक फैसला आज भी याद है। लड़की ने साफ साफ कह दिया, टट्टे के पार मुझे ले गया, मुझे क्या मालूम उसमें कीड़ा गया या तिनका। पंचों का मुंह सिल जाता है। इस तरह लड़की को निर्दोष समझ छोड़ दिया जाता है। कभी कभी बच्चे गोद में होते और उनकी शादी होती। बच्चों का बाप कौन है, ऐसे फालतू प्रश्न पति न पूछता। तो ये ठाकर जो समुदाय का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ये करीब करीब आदिवासी समुदाय के तौर पर इसमें दया पवार जी ने इसको लिखा है। आगे जिक्र आएगा। उसके ऊपर भी एक फिल्म है चिरुथा, दीप्ति नवल स्टारर। उसे जरूर देखिएगा कि आदिवासी समुदाय औरतों के प्रति कितना संवेदनशील होता है। यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी का पति उसके पास न हो या उसकी मृत्यु हो जाए पति की, तो पूरा समाज जो है उसमें से कोई एक पुरुष जो है उस औरत को संभाल लेता है, उससे शादी कर लेता है, उसकी देखभाल करता है। लेकिन औरतों को वो लोग अकेला नहीं छोड़ते ऐसी कंडीशन में। तो ये जो फिल्म है चिरुथा,
ये इन सब चीजों के ऊपर ही बनी हुई है, उसे भी आप देख सकते हैं। न्याय वाली बात से याद आया, इस घटना का मैं भी गवाह था, परंतु जो देखा सुना उसका मेरे मन पर आज भी गहरा असर है। सफेद पोश समाज की नीतियों की कल्पना अर्थात बात बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि चार दीवारी के भीतर कुछ हो गया तो उसे भीतर ही बुझा दिया जाता। तो ग्रहण और बिरम की बहू जो कहानी मैंने आपको बताई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के सलाम संग्रह की, वो बिल्कुल यही है। उसका समाज के बाहर हो हल्ला ना होता, परंतु महार समाज में यदि ऐसा कुछ हो जाता तो सबसे पहले घर की सास ही आंगन में खड़ी हो जाती और सारे महारवाड़ा को सुनाई दे सके इतनी ऊंची आवाज में गर्जना करती, क्यों री बदमाश, कहां गोबर खाने गई थी। उस समय भी महारवाड़ा में ऐसी ही एक चमत्पूर्ण घटना घटी, परंतु बहू का कोई कुकर्म किया हो ऐसी बात नहीं थी। इस घटना में ससुर ही बहू की बिस्तर की ओर बढ़ा था। तो पिछले एपिसोड में मैंने त्रिया चरित्र फिल्म आपको बताई थी, वो भी इसी इशू को लेकर थी। बंबई में रहने के लिए मकान नहीं मिलता, इसीलिए पति नौकरी करने के लिए बंबई चला गया और नई नवीली दुल्हन को बंबई नहीं ले जा सका। ससुर जी विधुर, चार लोगों के बीच उठने बैठने वाला। जिस रात ससुर उसके बिस्तर की ओर बढ़ा उसी समय वे चीख कर उठ खड़ी हुई। सुबह अपने मायके संदेश भेजती है, पति को तार देकर बुलाया जाता है। सारे लोग न्याय सुनने चौपाल पर बैठते हैं। लड़का बंबई से जल्दी आ गया। खिन्न होकर उसका बाप कोने में बैठा था। महारवाड़ा के करता धरता जावजी बुआ ने विषय की शुरुआत की। इस बात का निर्णय सुनने आसपास के रिश्तेदार भी एकत्र हो गए। जावजी बुआ की कही कथा आज भी याद है। एक राजा था, वह रुमाल में चकमक बांधकर दरबार में लाता है। दरबार में सब सरदार पंडित उपस्थित थे। वह बताता है, देखिए ये चकमक कितनी पिलपिली है। सब ठंडे पड़ जाते हैं, टटोल कर सिर हिलाते हैं। एक चतुर आदमी निर्भयता से कहता है, महाराज ये चकमक पिलपिली नहीं है, संकोच पिलपिला है। इस बार जावजी बुआ सबके चेहरे देखते हैं। जावजी को लगता है मैंने समस्या सुलझा ली, परंतु उसका पति ये प्रश्न सुनकर कुछ अलग ढंग से पेश आता है। वह कहता है, मैंने इसे अपनी औरत के रूप में अपनाया है, ये मेरे और मेरे बाप के साझे की है। मैं अपने बाप का दिल नहीं दुखा सकता। मेरा ससुर चाहे तो अपनी लड़की को ले जा सकता है। तो ये स्त्री के पति का व्यवहार है कि वो अपने पिता का दिल नहीं दुखाएगा। इस उत्तर से सब चकरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, किसी को कुछ नहीं सूझता। हम न्याय पिटारा करेंगे। जो पंच इस तरह से सोच रहे थे वे भी उस दिन निराश हो जाते हैं। ससुर को जो सोचना समझना था वह उसने किया, परंतु मैं इस निर्णय से अंतर्मुखी हो जाता हूँ। सोचता हूँ ऐसे प्रश्नों की ओर देखने का भी एक दृष्टिकोण ये हो सकता है। उस दिन इस आदमी ने सबसे अलग निर्णय क्यों दिया, ये साहस उसने कैसे संजोया, ये प्रश्न मेरे दिमाग में काफी दिनों तक घूमता रहा। इन अगवा लोगों पर लज्जित होने पर ऐसे कई अवसर आते। अब सुदाम बुआ को ही देख लो, यस्कर पारी बंद, बलूत बंद, ये सब तय होने के बाद भी सुदाम बुआ गांव में जाकर आटा मांगता। आदत से मजबूर होते हैं कुछ लोग। किसी की भी डांट ना सुनता। वह कहता, मुझे और मेरी औरत को पालो। सुदाम बुआ अर्थात महारवाड़ा का बड़ा नमूना आदमी। उसके एक हाथ में खड़ताल और दूसरे हाथ में तानपुरा होता। वह गांव में जाकर एक तारे के साथ भजन गाता और सुदाम बुआ को मुट्ठी मुट्ठी अनाज मिल जाता। उसकी पोशाक भी मजेदार, सिर पर लाल पगड़ी, माथे पर सिंदूर का टीका, गले में बिठोवा की माला। मांस खाते समय वह माला खूंटी पर टांग देता। जैसे पंडित जी लोग दिशा जाते हैं, लघु शंका जाते हैं तो जनेऊ को अपने कान पे टांग लेते हैं। बाहों पर से फटा हुआ कोट उसके शरीर पर लटकता रहता। कोट की भीतरी जेब में मौसी होती। मौसी अर्थात चिंदियों की गुड़िया। उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे, सिर पर बालों का बुचड़ा। यह मौसी उसे किसी बात की कमी ना होने देती। सुदाम बुआ को बुढ़ापे तक कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। लोग कहते इसका वंश डूब जाएगा, परंतु उसके चेहरे पर कोई दुख की रेखा ना होती। चेहरे पर हमेशा चैतन्य खेलता रहता। खुद का वंश डूब रहा है पर बांझ औरतों को बच्चा देता है, उसके लिए ये बात प्रसिद्ध थी। मतलब बांझ औरतें उससे आके आशीर्वाद लेती हैं कि हमें बच्चा होने का आशीर्वाद दो, जबकि वे खुद बाल बच्चेदार नहीं हैं। इसलिए वह हमेशा औरतों के बीच घिरा रहता। आज सत्य साईं बाबा हाथ से भभूति
निकालता है तो कौन कमाल करता है। सुदाम बुआ हाथ से सिंदूर निकालता, पहले हवा में अपनी खाली हाथ उठाता और दूसरों को अपने हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहता। दोनों हाथ आपस में घिसने से हथेलियों में सिंदूर निकलता। खुश रहने पर वह हम लड़कों के हाथ पर भी सिंदूर छिड़कता। मौसी से एक बात याद आई। इस मौसी का प्रताप मैं बचपन में देख चुका हूं। इस मौसी के साथ वह संवाद करता, संकटों में दुहाई मांगता। पिताजी के बजनिया दल में ये सुर बजाता। एक बार उसे ठाकर के यहाँ शादी में आने की निमंत्रण सुपारी मिली। इस दल में मैं भी शामिल था। मुझे बहुत भूख लगी थी। शादी का कार्यक्रम पूरा होने के बाद सभी बजनियों को लपसी या भात मिलना था। तब तक मैं रुआंसा हो गया। इसी बीच एक स्त्री सुदाम बुआ के पास तावीज मांगने आती है। यदि बच्चा नहीं हुआ तो उसका पति सौत लाने वाला था। सुदाम बुआ ने अक्ल लड़ाई। सामने के आम के पेड़ के नीचे 12 अंडों की चानकी, घी के बने 12 पराठे लेकर आओ, मौसी का उतारा है। महिला जाती है और कुछ देर बाद उतारा लेकर वापस आती है। इस बीच हम वही पास में छिप गए थे। वह महिला उतारा रखकर चली जाती है और हम उस पर टूट पड़ते हैं। एक बार मौसी का प्रताप काम नहीं आया। गांव के विठोबा मंदिर के सामने सावन का अखंड सप्ताह चल रहा था। इस बीच सुदाम बुआ बहाना बनाकर मंडप से जाने को हुआ। बस गांव वालों की खोपड़ी घूम गई। उसे गांव वालों ने लात मुक्कों से खूब धुनका। गांव से आटा मिलना बंद हो गया, परंतु सुदाम बुआ डगमगाने वाला नहीं था। आसपास के गांव में वह आटा मांगता फिरता। खुल्लम खुल्ला तो नहीं, पर चोरी छिपे हम भी सुदाम बुआ से आटा लेते। पिताजी की याद निमित्त कहिए या हमें अनाथ समझकर सुदाम बुआ हमें मुफ्त आटा देता। जब वह घर आता तो बहुत हंसी मजाक करता। उन दिनों गांव में एक तमाशा आया। उसमें पाथर्डी का राजा एक लोक नाट्य था। तो पाथर्डी के राजा के ऊपर हम पहले के एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। पाथर्डी गांव के लिए नपुंसक या हिजड़ों का नामकरण कैसे हुआ पता नहीं, परंतु लोक नाटक का राजा हिजड़ों सा हाव भाव करता, हिलाओ, और सारा राज दरबार कहता, हिलाते हैं न बाए। सारी प्रजा भी राजा के अनुसार ही हाव भाव करती। ये नकल वे बार बार करता। हम लड़के उसके सानिध्य में सतत हंसते रहते। सुदाम बुआ के आटे पर ही हम आषाढ़ सावन निकालते। बलूत यस्कर पारी बंद हो जाने के कारण सबसे अधिक हमारा घर प्रभावित हुआ। आजीविका कमाने का कोई दूसरा साधन न था। माँ मेहनत के लिए सदैव तत्पर रहती। पहाड़ों पर लकड़ी बीनने जाती तो फॉरेस्ट सिपाही कुछ रिश्वत मांगता। कटने के दिनों में माँ बीनती। फसल काटकर ले जाते समय ठेलों और रास्तों से जो भुट्टे गिर जाते उन्हें वे बीनती। इस पर हमारा ठंडा चूल्हा किसी तरह सुलगता। वैसे प्रकृति का आकर्षण मुझे कभी नहीं रहा। किसी डील डॉल वाले धनवान व्यक्ति ने जैसे अनायास नफरत हो, ठीक उसी तरह कुछ लगता। प्रश्न इतने चलते कि प्रसन्न होकर प्रकृति को निहारने का समय किसके पास था। मुझे लगता है यह सब आदमी के भरे पेट के चोचले हैं। चारों ओर से प्रकृति कांटों सी डसती। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने जूठन में भी इन सब चीजों का जिक्र किया और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इसको बहुत खुले मन से सविस्तार अपनी आत्मकथा में भी रखा है कि किस तरीके से जो सवर्ण लेखक रहे हैं उन्होंने प्रकृति का सौंदर्य चित्रण किया है। वैसा तो कुछ भी नहीं है। कमल के पत्तों से जो नायिकाओं के पैरों की तुलना की जाती है और जबकि जिन्हें छिटक कर या अछूत कहकर अलग हटा दिया जाता है, उनकी महिलाओं के पैर देखिए, उसमें बीमारियां होती हैं, फटे हुए होते हैं, दर्द करती हैं वो बीमारियां। तो प्रकृति का कोई भी बरसात के महीने को ले लीजिए, सुंदर कितना माना जाता है। सावन को लेकर कितनी उपमाएं दी गई हैं हिंदी साहित्य में, लेकिन जूठन में या अक्करमाशी में या दया पवार जी की ही इस अछूत में हमने जो जिक्र पढ़ा है कि सावन के दिन जो है वो कितने यातना भरे होते थे। गटर का पानी घरों में घुस जाया करता था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भरे पेट के चोचले, जिसका पेट भरा होगा उसी को प्रकृति बहुत सुंदर लगेगी, या जिसके पास संसाधन होंगे। वैसे कई बार मैं माँ के साथ ऊंचे पर्वतों पर गया था। उसकी ठिकनी सीढ़ियां चढ़ना कुछ और ही बात होती। ऊंचे पर्वतों से दूर दूर तक आसमान आंखों के सामने होता। दूर कलसुबाई दिखाई देता और झरने की धार चांदी सी रस सी झलकती। पर इस सृष्टि सौंदर्य की ओर देखने की अपेक्षा करौंदे तोड़कर खाने में मुझे अधिक रुचि थी।
तो जिसका पेट भरा हुआ ना हो वो प्रकृति का सौंदर्य कैसे निहारेगा। रात को घर से ही पर्वत देवाग्नि दिखाई देती, अंधेरे में सरकती हुई जलती रेखा, इसके सौंदर्य से दूसरे सवाल ही मुझे सताते। अब बड़ी सुबह फॉरेस्ट ऑफिसर सिपाही ठाकरों को आड़े हाथों लेंगे। जंगल में आग तुम लोगों ने लगाई है और फिर रपट लिखी जाएगी। पेड़ से तोड़ने में अपराध था, लेकिन जली लकड़ियां उठाना अपराध न था। ठाकर लोग जंगल में आग लगाते हैं, जलती लकड़ियां मिल जाएं, इसलिए उनकी ये युक्ति होगी। इस तरह का पूर्वाग्रह सिपाहियों का होता, पर वैसे ठाकर बहुत भोले थे। वे सिर्फ चवन्नी का सिक्का ही पहचान पाते। यदि लकड़ी के गट्ठे का किसी ने 1 रुपया भी दिया तो वे न लेते। 4 आने बनते हैं, बस यही रट लगाते। इतने भोले ठाकर आग लगाएंगे, इस बात पर विश्वास न होता। तो इसके ऊपर भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कहानी है, 2.5 चौका 150। इसको भी आप देखिएगा, 4 चौका 150। मैं कभी कभी ठाकरवाड़ी जाता था। घर के पास ही हमारी थोड़ी जमीन थी। माँ ने उसे जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। विधवा की जमीन निकल जाना ये भाई बंधों का खेल। अपनी नानी के संदर्भों में भी दया पवार जी ने यही सब बातें लिखी हैं। परंतु माँ ने आंखों में तेल डालकर इस टुकड़े को संभाल कर रखा। माँ गांव के मराठों को भी जमीन बटाई पर न देती। एक तो मराठा किसान बड़ा लोभी, यहाँ तेरा बाप मरा, यहाँ तेरी माँ मरी कहकर सारा अनाज हड़प लेते। 1-2 पायली देकर उपकार करते। बुआई के समय का बीज फसल आने पर से पहले ही काट लेते। इसलिए माँ हमेशा ठाकर को ही बटाई पर जमीन उठाती। हमारी सरकती ठाकर बहुत ही ईमानदार आदमी था। अच्छी फसल होने पर मराठवाड़ा में सारा बोझ सिर से लेकर आता। अनाज के अलावा दाल दाना भी लाना न भूलता। किसी काम में मैं इस खलिहान में जाता। घर के पास की ठाकरवाड़ी में उसका खलिहान था। ठाकरवाड़ी याद रही है तो वहां की अत्यधिक स्वच्छता के कारण। आदिवासी समुदाय जो है वो प्रकृति प्रेमी होता है। अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसका वो संरक्षण करता है और साफ सफाई से रहता है, ताकि पेड़ पौधे, जंगल, जमीन, जल उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। वैसे उनके घर छोटे छोटे, ऊपर घास फूस के गट्ठे डाले होते, पर होते बड़े सुघड़। दीवारें लाल मिट्टी से पुती होती, उस पर चूने से रंग बिरंगी चित्रकारी की हुई होती। आंगन भी साफ स्वच्छ लिपा पुता। पानी का लोटा भी मांझ पोंछ कर चमकता हुआ। मराठवाड़ा में ऐसी स्वच्छता कभी ना दिखती। तो यहाँ पर एक खास चीज के ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान चाहूंगी कि आप दें। वैसे तो मैंने मुर्दैया के पाठन के दौरान भी इस बात को बताया था, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर जिक्र आया है कि दीवारें लाल मिट्टी से पुती होती, उस पर चूने से रंग बिरंगी चित्रकारी की हुई होती। इस तरह की चित्रकारियों को हम जो आदिवासी समुदाय द्वारा की जाती हैं तो वर्ली आर्ट कहते हैं, गोंडवाना आर्ट कहते हैं, और इस तरह के कई सारे आर्ट होते हैं। इन सभी में एक खास बात होती है कि ये प्रकृति को रिफ्लेक्ट करते हुए होते हैं। इनमें कभी देवी देवताओं की इमेजेस को इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन अब यदि आप नेट पर सर्च करेंगे तो 2021 ऑनवर्ड्स, जब से ये आपका कोरोना आया है, क्योंकि मैं एक आर्ट लवर हूं, मैं बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनाती हूं, इसलिए मुझे आर्ट की थोड़ी नॉलेज भी है। 2020-21 के बाद तो एकदम गोंडवाना और आप ये वर्ली आर्ट वगैरह में देखिए, देवी देवताओं के चित्र तेजी से आने लगे हैं, जबकि ये सिर्फ प्रकृति बेस्ड चित्र ही हुआ करते थे। तो हर चीज का जो है वो संस्कृतिकरण कितनी तेजी से किया जा रहा है ये हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। आदिवासी परंपरा जो कलाएं हैं वो कितनी तेजी से उनका संस्कृतिकरण हो जाएगा ये हमारे देखते देखते और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। उनके व्यक्तित्व में से भी स्वच्छता और सुव्यवस्था घटा दी जाए तो उनमें अत्यधिक अज्ञान था। बच्चों को स्कूल पढ़ने ना भेजते, भेड़ बकरियां चराने भेज देते। गांव में यदि डॉक्टर देवा का टीका लगाने आता तो ये देवा कौन सी बीमारी है ये मैं नहीं जानती, मेरा मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा। टीका लगाने आता और किसी के घर बच्चा जन्मा होता तो वे डर से जंगल में भगा देते। वैसे बड़े गरीब स्वभाव के लोग खुद अपनी ओर से किसी को तकलीफ न देते, परंतु ठाकरों की एक बात से मैं बेहद चिढ़ता।
वैसे ठाकर थे आदिवासी ही, स्वयं को महादेव का वंशज समझते, हमसे छुआछात मानते, पानी तक ऊपर से पिलाते, रोटी चटनी देनी हो तो वह भी ऊपर से बिना छुए। ठाकरों के व्यवहार में जातीयता आई कहां से, यह भी एक सवाल है। उन्होंने गांव के मराठों का अनुकरण तो नहीं किया। गांव की जातीयता का डंक जिसे लगा हो वह भी छुआछात माने, ये अपने आप में व्यंग्य था। शहरों में तकलीफ नहीं थी ऐसा लगता है, परंतु यह भी उतना सही नहीं है। स्कूल के दोस्त बदल चुके थे, इसका यह मतलब कदापि नहीं था कि तालुके के गांव में परिवर्तन आ रहा था। सबसे पहले तालुके ही होटल के बाहर अछूतों के लिए अलग कप देखा। तो ये बात जो है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। लोग सोचते हैं कि शहरों में छुआछात नहीं है। यदि छुआछात नहीं होती, जातिवाद मानसिकता नहीं होती, तो डॉक्टर रितु और रतन जी को कभी भी धरना नहीं लगाना पड़ता, इनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। और मैं पहले भी कह चुकी हूं कि हरिशंकर परसाई जी ने अपनी लेख संग्रह आवारा भीड़ के खतरे में यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि विश्वविद्यालय जो है वो जातिवाद के घोर अड्डे होते हैं। तो वही बात यहां भी लिखी है कि तालुके के स्कूल के बाहर जो ढाबा था उसमें सबसे पहले अछूतों के लिए अलग कप रखा हुआ देखा था इन्होंने। वह कप किस वर्ष गायब हुआ याद नहीं, परंतु इतना अवश्य याद है कि स्वतंत्रता के बाद कुछ वर्षों तक वह रहा। कानून बन गए थे पर साहस किसी में न था। तालुके में ही एक मांग ने पहली बार ढाढ़स किया और दूसरे अछूतों ने उसका साथ दिया। मालिक ने या गांव के दूसरे लोगों ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। जैसे ये कप की बात हुई, ठीक इसी तरह हम लड़कों को नाई की दुकान में आकर बाल कटवाना बहुत बड़ी बात लगती। मन से लगता कि सवर्णों के लड़कों से अच्छी कटिंग बनवाकर जाना चाहिए। एक बार दुकान में बाल कटवाने की हिम्मत की, दुकानदार ने कैसे पहचान लिया पता नहीं। मैं तो इस चिंता से हैरान हो गया कि मेरे चेहरे की जाति तो नहीं पढ़ लेता है कोई। कान नीचे किए गधे सा वापस आ गया। तो हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि औरतों के पास जो है ना, महारों को पहचानने का एक अचूक नुस्खा था। वो ये कि जो सबसे ज्यादा साफ रहता है वही महार है। तो कहीं वही नुस्खा यहां भी लागू ना हो। हम स्कूल जाने वाले कुछ लड़के सुदाम बुआ से बाल कटवाते, परंतु तालुके के स्कूल में जाने के बाद ये लड़के बड़े बांगरू छाप दिखते। बाद में हम तालुके में रामजी नाम के एक व्यक्ति के पास अपने बाल कटवा लेते। दूध की प्यास छाछ से निपटाने सा किस्सा था। दुकान में जैसे बाल कटवाते हैं वैसे स्किल्ड वर्कर वहां नहीं थे। बाद में दुकानों में भी हमारे बाल काटे जाने लगे, परंतु भारत भीतर घुसते ही काफी देर तक छाती धड़कती रहती। शहरों में जब सभी तरफ बाल कट जाने लगे, फिर भी गांव का नाई काफी दिनों तक महार चमारों के बाल न काटता। लगता साले को भैंस छीलने में कोई तकलीफ नहीं होती, तो क्या हम भैंस से भी गए गुजरे हैं। अपने गांव का ग्राहक हाथ से निकल जाने के डर से वह हमारी बस्ती में किसी को भी स्पर्श ना करता। और सेम यही इंसिडेंस, ऐसा ही वाकया जो है वो अक्कर माशी में शरण कुमार लिम्बाले जी ने भी कोट किया है। इसी बीच मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। 5वीं की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गया और आगे पढ़ने की प्रबल इच्छा भी थी। स्कूल में सोनवणे नाम के अपनी ही जाति के एक मास्टर थे। मेरी प्रगति पर उनका पूरा ध्यान था। उन्होंने एक बार मुझसे तालुके के छात्रावास में प्रवेश पाने हेतु आवेदन लिखवा दिया था। वैसे मैं वह आवेदन पूरी तरह भूल चुका था। मैं परीक्षा पास करता हूं और छात्रावास में प्रवेश देने संबंधी पत्र अहमदनगर से लोकल बोर्ड के ऑफिस से आ धमकता है। मुझे बेहद खुशी होती है। एक तो इससे माँ का कुछ बोझ कम होने वाला था। ऐसा लगा कि रुके हुए पानी की दिशा अचानक किसी ने मोड़ दी हो। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बताई हैं, बहुत सारी फिल्मों का जिक्र किया है, बहुत सारी कहानियों का जिक्र किया है। उनके ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा यदि आपको ये टेक्स्ट और ज्यादा बेहतर तरीके से समझनी है तो। उम्मीद है आप लोग अपना मंथन कर रहे होंगे, अपने विचारों को मथ रहे होंगे इन आत्मकथाओं, इन कहानियों, इन फिल्मों के जरिए। इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूं। यदि ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इन्हें दूसरे सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।